Good morning, students. Today we are going to read class 7th history chapter 1. And student, this is video 4 of this chapter. Let's start. Okay, we will start from here, language and reason. Page number 10 of first one chapter. Alright? Okay. In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was ओके सो 1318 सन 1318 में पोएट मीन्स कवि, एक कवि अमीर खुसरो जो थे उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, इस बात पर गौर किया अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री इन सदर्न कर्नाटका, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजरी इन गुजरात, माबरी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल, अवध in eastern Uttar Pradesh and Hindvi in the area around Delhi. Okay, तो 1318 में अमीर खुसरो बताते हैं, उन्होंने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा होती है. ओके, डिफरेंट लैंग्वेज होती है एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड. अब जैसे एग्जांपल सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, ओके, एंड माबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में. तो अमीर खुसरो went on to explain that in contrast to these languages there was Sanskrit which did not belong to any region. अमीर खुसरो ने आगे बताया, वे बता रहे थे कि इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, किसके विपरीत, इन सभी भाषाओं के विपरीत एक भाषा कौन सी थी, संस्कृत भी थी, जो कि किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है. ओके, जैसे जो ऊपर हमने भाषाएं पढ़ाई थी वे भाषाएं तो पर्टिकुलर एरियाज की थी, जैसे द्वार समुद्री कहाँ की थी, सदर्न कर्नाटक की थी, गुजरी गुजरात की थी, गौरी बंगाल की थी. तो इन सभी भाषाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा थी जो कि संस्कृत थी और जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती थी. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. तो यह एक प्राचीन भाषा थी, ओल्ड लैंग्वेज थी, जिसे केवल कौन जानते थे, ब्राह्मण जानते थे. आम जनता से इसका कोई मतलब नहीं था, आम जनता को इसका ज्ञान नहीं होता था. Make a list of the languages mentioned by Amir Khusro. Prepare another list of the names of languages spoken today in the regions he mentioned. Underline names that are similar and circle those that are different. तो अमीर खुसरो के द्वारा उल्लेखित भाषा, जितनी भी भाषा उन्होंने मेंशन की थी उसकी आप एक सूची बनाइए. Prepare another list of the names of language spoken, okay, today in the regions he mentioned. और एक सूची आपको उस भाषाओं के नाम की भी बनानी है जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है, जो नाम एक से एक हैं. ठीक है, जो नाम एक से हैं और उन्हें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है. जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर खींच दीजिए. ये आपका रफ वर्क होगा बेटा. ठीक है, तो अमीर खुसरो ने, आप लिस्ट बनाएंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग. अमीर खुसरो ने कौन कौन सी भाषाओं की लिस्ट बनाई थी यहाँ पर देखिए हमें बताई गई है ऊपर. ठीक है, और उसके बाद आपको उन भाषाओं के नामों की भी लिस्ट बनानी है जो इन क्षेत्रों में आज बोली जाती है, इन्हीं सेम क्षेत्रों में आज बोली जाती है. उसके बाद आपको कॉमन लैंग्वेज ढूंढनी है, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. ओके, so did you notice that the names by which language are known have changed over time? तो क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम भी अब क्या हो गए हैं, बदल गए हैं. ऑलराइट, देखिए जैसे अभी एक एग्जांपल आपको फ्रेश हम देते हैं. गुजरी इन गुजरात में बोली जाती थी अमीर खुसरो के अकॉर्डिंग 1318 में, लेकिन अब गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजरी के बदले उसे हम क्या कहते हैं आजकल, गुजराती भाषा. ठीक है, गौड़ी हम बंगाल में कहते थे, आज हम उसे क्या बोलते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं. तो ऐसे ही आपको लिस्ट बनानी है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बाय 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own
own language and cultural characteristics. Okay, dimensions, geographical dimensions means बेटा भौगोलिक आयाम. ओके, जियोग्राफिकल डायमेंशन भौगोलिक आयाम. तो देखिए सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे. उनकी कहाँ कहाँ पर जियोग्राफिकल डायमेंशंस हैं, वहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये उनके अपने क्या हो गए थे, फिक्स्ड हो गए थे. और जो उनकी अपनी भाषा थी और उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं भी क्या हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी. यू विल लर्न मोर अबाउट These in chapter 9. आप इसके बारे में जब हम फर्दर चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो तब इसकी डिटेल्स आपको उस समय पढ़ाएंगे. They were also associated with specific ruling densities. Okay, densities means राजवंश. तो ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे. There was considerable conflict between these states. Conflict means संघर्ष. Okay, there are considerable conflict. तो उन राज्यों के बीच उस समय काफी टकराहटें या संघर्ष चलते रहते थे. अब किसके बीच में चलते थे और कौन इसका फायदा उठाता था, कौन इस अवसर का लाभ लेता था? ओकेजनली डेंसिटीज लाइक द चोलास, खलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स. ओके, तो ये क्षेत्र कौन कौन से थे? ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे और इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती थी. तो कभी कभी कौन से राजवंश जैसे चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य को भी खड़ा कर लेते थे. Not all these empires were equally stable or successful. और ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे. अगर हम उदाहरण के रूप में लें, कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन द चैप्टर 3rd and 4th. What was the duration of rule of the खलजी and मुगल डेंसिटी? उदाहरण के लिए अगर हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की तालिका की तुलना करेंगे, अभी हम आगे को पढ़ेंगे, तो खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक बढ़े. Okay, next topic. When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. Chapter 10. When the Mughal Empire decline means उसका पतन होना. जब 18वीं सदी में, ओके, 18th century, जब 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था. ठीक है, जब उसका क्या हो रहा था, धीरे धीरे पतन हो रहा था, पूरा मुगल वंश का अस्तित्व खत्म होने की कगार में था, तो उस समय इट लेड टू द रीइमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स. तो उस समय क्षेत्रीय राज्य फिर से क्या हो गए थे, रीइमर्जेंस होने लग गए थे, फिर से उभरने लगे थे. चैप्टर 10 में इसकी डिटेल हम जाएंगे. बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पान रीजनल्स रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन. लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की क्या हो गई, प्रकृति, उनका जो नेचर था वो क्या होने लग गया था, बदलने लग गया था. अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विद द लीगेजीज द सब कॉन्टिनेंट of the big and small states that had ruled over them. Okay, उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों में बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को किसमें मिली थी, विरासत में मिली थी. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance. Realm means उस जगह का क्षेत्र, उससे जुड़ा क्षेत्र. इस तथ्य का पता हमें कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी. ओके, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलाइट कल्चर्स एंड लैंग्वेज. अब उनमें क्या था, इन परंपराओं से कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थे. और वो हमें कहाँ से मिलता था, ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन से मिलती थी, गवर्नेंस, ठीक है, प्रशासन से मिलती थी. मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन से मिलती थी. एलाइट कल्चर, उच्च संस्कृति से मिलती थी. एंड लैंग्वेज, और भाषा के संदर्भ में मिलती थी. थ्रू द 1000 years between 700 and
750 the character of the different regions did not grow in isolation. और सन 700 से लेकर अगर 1720 के बीच की हम बात करें तो इन सन के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी. Isolation means अलग अलग. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. Okay? हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं तो बनी रहती थी, ठीक है, उनके चरित्र की जो अपनी विशेषताएं थी या उनकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी थी वो तो बनी रही थी, मगर जब वे लोग आपस में क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे, एकीकरण, समन्वय कर रहे थे, तो उस समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ रहा था. ओके. ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, पुराने और नए, रिलीजियंस मीन्स धर्म, पुराने और नए धर्म. द 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious tradition. The 1000 years of history, इतिहास के जिन हजारों वर्षों की अगर हम एक्सप्लोरिंग करें, उसकी पड़ताल हम कर रहे हैं, तो इस दौरान जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे, जो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए थे, वो धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए थे. पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल. अब पीपल्स बिलीफ, अब लोगों का जो विश्वास था, दैविक तत्व में जो लोगों की आस्था थी, कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर हो जाती थी, पर्सनल हो जाती थी. जो भगवान पर विश्वास करते थे या भगवान से रिलेटेड जो भी लोगों का विश्वास था, मान्यताएं थी, वो कभी कभी बहुत व्यक्तिगत हो जाती थी. बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव. लेकिन ज्यादातर ये इस आस्था का स्वरूप क्या होता था, सभी लोगों के साथ होता था, सामूहिक होता था. कलेक्टिव बिलीफ दैवीय जो विश्वास थे इन अ सुपर नेचुरल एजेंसीज, ठीक है, दैविक विश्वास जो हम कह सकते हैं किसी दैविक तत्व में, सामूहिक आस्था यानी धर्म, प्राय स्थानीय समुदायों के, ठीक है. रिलीजियन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटी. जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज थी, जो वहाँ की क्या थी, सामाजिक और आर्थिक संगठन थे स्थानीय समुदायों के, उससे संबंधित होती थी. यानी किसी भी दैविक तत्व, जो सुपर नेचुरल एनर्जी थी, दैविक तत्व में सामूहिक आस्था, उनके धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे. एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव्स एंड द सोशल वर्ल्ड्स. ओके. और जैसे जैसे ये समुदाय का सामाजिक संसार जो था बदलता चला गया, सामाजिक परिवेश जितना उसका समुदायों का था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, विभिन्न हो रहा था, चेंज हो रहा था, बदलता जा रहा था. वैसे ही जैसे जैसे सामाजिक संसार बदल रहा था, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी क्या हो रहा था, परिवर्तन आ रहा था. इट वॉज ड्यूरिंग दिस डे पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे. ओके. तो आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उससे भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए. दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज. डेटीज मीन्स होता है बेटा देवी देवता. ओके. डेटीज मीन्स देवी देवता. तो दीज इंक्लूडेड, इनमें क्या शामिल थे, वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, नए देवी देवताओं की आस्था पूजा करना. ओके. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा, रॉयल्टी मीन्स राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा. एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स. ओके. और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का जो महत्व था, प्राइस्ड ब्राह्मणों का जो महत्व था, जो इंपॉर्टेंस थी, एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, वो समाज में क्या हो रही थी, उसकी सत्ता बढ़ती जा रही थी. किसकी सत्ता बढ़ रही थी, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों की सत्ता, ब्राह्मणों का महत्व और नए देवी देवताओं की पूजा. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत taxed earned the Brahmins a lot of respect in society. Okay. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. Patrons means संरक्षक. Their knowledge of Sanskrit text. Okay. संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण earned the Brahmins a lot of respect in society. तो समाज में ब्राह्मणों का बड़ा महत्व हो गया, बड़ा आदर होने
होने लगा. Their dominant position was consolidated by the support of their patterns. और जो इनके पैटर्न्स थे, इनके संरक्षक जो थे, नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, अपनी इमेज की चाह में थे, अपने वर्चस्व के चाह में थे, तो इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा, इनका जो वर्चस्व था, इनका जो महत्व था, वह और भी ज्यादा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था. One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. Okay. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड, इस समय पर जो एक बहुत बड़ा विकास हुआ इस युग में, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति के रूप में हुआ, भक्ति की अवधारणा के रूप में आया, इसका एक बहुत बड़ा परिवर्तन. और उसमें क्या था, उसमें ईश्वर की एक कल्पना इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के कर्म कांड के बिना ही भक्त क्या हो सकते थे, स्वयं पहुंच सकते थे. रिचुअल्स मीन्स उनकी जो पूजा करने के तरीके होते हैं, उनके जो धर्म कर्म कांड होते हैं. ओके, यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8. आप इसके बारे में क्या करेंगे, इससे जुड़ी हुई अन्य परंपराओं के बारे में नेक्स्ट चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Okay, this was also the period. और यह युग उस समय का युग था, वह युग भी था जब नए धर्म इस महाद्वीप में आए. ओके, उस महाद्वीप में नए नए धर्मों का जब आगमन हुआ. अब जैसे देखिए, मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉड द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान ऑफ इंडिया टू इंडिया इन द 7th century. अब मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी और माइग्रेंट्स मीन्स जितने प्रवासी थे. ठीक है, तो कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा. ठीक है, जैसे से व्यापारी हमारे महाद्वीप में आए और अप्रवासी लोग जो आए, तो वो लोग अपने साथ किसको लेकर आए, कुरान को लेकर आए. ओके, एंड मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक. और मुस्लिम कुरान को क्या मानते हैं, अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, धार्मिक पुस्तक मानते हैं. एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड. ओके, और वो केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं. Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. Okay, और जिस अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसका प्रेम, करुणा और उदारता. ओके, उसका लव मीन्स प्रेम, मर्सी मीन्स उनकी दया भावना या करुणा, एंड बाउंटी एम्ब्रेस, बाउंटी मीन्स उनकी जो उदारता थी, वे अपने में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को एम्ब्रेस करता है, गले लगाता है. ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, चाहे उस व्यक्ति की विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, चाहे वह व्यक्ति किसी पर भी विश्वास करता हो या उन पर विश्वास करता हो, बिना उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि के जाने बिना वो सबको क्या करता है, गले लगाता है. Many rulers were patterns of Islam and ulama learned theologians and jurists. Okay, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री. ओके, तो जितने भी ज्यूरिस्ट थे, धर्मशास्त्री थे, ओके, और न्याय शास्त्री थे, थियोलॉजियन, धर्मशास्त्री, ज्यूरिस्ट, न्याय शास्त्री जितने भी थे, वे किसको संरक्षण देते थे, उलेमा को संरक्षक देते थे. उलेमा और इस्लाम के वे संरक्षक थे. एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स. और हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वे भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या या प्रशंसा करते थे. देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मुहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द ऑथोरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स, ओके, खालिफाज ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खालिफाज. ऑलराइट, और मुसलमानों में कुछ शिया और सुन्नी हमने पहले
क्लासेस में पढ़े थे, प्रीवियस क्लासेस में, मुसलमान के दो संप्रदाय, सिया और सुन्नी। तो मुसलमानों में जो सिया थे वे पैगंबर साहब के दामाद अली, सन इन लॉ दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और उन्हीं में कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हानाफी एंड साफी, मेनली इन इंडिया एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। ओके, अब देखिए, इस्लाम के जब प्रारंभिक दौर था, इस्लाम के आरंभिक दौर पर इस धर्म का नेतृत्व करने वाले जो खलीफा थे, ठीक है, इस धर्म का जो नेतृत्व करते थे जो खलीफा थे, वे क्या करते थे, वे आगे भी इनकी परंपराओं को चलाते रहे, ठीक है। और इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर अगर भारत में हम हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी महत्वपूर्ण अंतर रहे थे। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर, ठीक है, ऐसे ही धर्म सिद्धांत और रहस्यवादी, ओके, जो इनके मिस्टिक ट्रेडिशन थे, इनके विचारों को लेकर क्या हुआ, धीरे धीरे विभिन्नताएं देखने को मिली थी। ऑलराइट, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, समय, हिस्टोरिकल पीरियड्स, इतिहास के ऐतिहासिक कालखंड, ठीक है। तो समय और इतिहास के कालखंडों यानी समयावधि पर विचार। Historians do not see time just as a passing of hours, okay, as a passing of hours, day or years, as a clock or a calendar, okay। तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी घंटों और वर्षों या फिर दिन के रूप में वे इसे नहीं देखते। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। उनका नजरिया तो क्या होता है इतिहासकारों का, कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को बताता है, ठीक है। तो इतिहासकारों ने कभी भी घंटों, दिनों और समय के अनुसार इतिहास को जज नहीं किया, घड़ी या कैलेंडर के हिसाब से उन्होंने इतिहास को नहीं बताया, बल्कि उन्होंने क्या बताया कि सामाजिक और आर्थिक संगठनों में क्या परिवर्तन आया, उसी परिवर्तन को उन्होंने मुख्य माना। और उनका क्या नजरिया था, यह दिखलाता था कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितने स्टेबिलिटी रही है उसमें, या फिर कितने चेंजेस आए हैं। ओके, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स, पीरियड्स दैट पॉजेज इट शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, और यदि अतीत की समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन क्या हो जाता है, कुछ आसान हो जाता है। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods. अब अगर हम 19वीं सदी के मध्य की बात करें तो उस समय अंग्रेजों इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, ठीक है। मध्य युग में, मध्यकाल में, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजियन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। ओके, तो यह विभाजन, जो ये डिवीजन था, यह विभाजन इस विषय पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, ऑलराइट, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता, ठीक है, ना तो इकोनॉमी में, ना सोसाइटी में, ना कल्चर में। सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कंटिनेंट, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की जो विभिन्न विविधताएं हैं उसकी भी उपेक्षा हो जाती थी। नेक्स्ट, फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशंस टुडे। बहुत कम इतिहासकार इस पीरियडाइजेशन को,
ठीक है, इस काल विभाजन को, इस पीरियड डिवीजन को ही स्वीकार कर पाते हैं. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट. और इनमें से अधिकतर इतिहासकार उनके इकोनॉमिक, आर्थिक एंड सोशल फैक्टर और उनके जो सामाजिक फैक्टर थे, कारक थे, उनके आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं. द हिस्ट्रीज यू read last year included a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. Okay, अब पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का क्या था, समावेश था. जैसे किसका समावेश था प्राचीन काल के इतिहास में? हंटर गैदरर का था, शिकारी संग्राहक जो थे, ठीक है, जो शिकार करके अपनी दिनचर्या, अपने भोजन का प्रबंध करते थे. अर्ली फार्मर्स जो थे, कृषि कर्मी, प्रारंभिक समय के, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी थे, किसान वर्ग था. एंड पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेजेस, और वे लोग जो गाँव और शहरों के निवासी थे. एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स, और किस पर डिपेंड था ये? वहाँ के प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य में. द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडिएवल. ओके, और जो हमारा इतिहास बताता है, इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे, हमारा जो इतिहास बताएगा उसमें प्रायः मध्यकाल इतिहास उसे हम कहते हैं, ठीक है, उसे हम मिडिएवल हिस्ट्री कहेंगे. यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज, द राइज ऑफ regional and imperial state formations, sometime at the cost of pastoral and forest people. Okay, pastoral and forest people, ठीक है. तो इसमें कृषक और कौन आते हैं? कृषक और पास्टोरल, जो चरवाहे ग्रुप होते हैं, वो इसमें आते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजियंस एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. ओके, तो यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द, इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों का उदय, कभी कभी तो ग्रामवासी और वनवासी की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का विकास, और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन में और विस्तार से इसमें क्या होगी? These 1000 years of Indian history, these 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. अब भारत के इतिहास के ये 1000 year, हजारों साल अनेकों बदलावों के विटनेस रहे हैं, साक्षी रहे हैं. After all, the 16th और 18th century were quite different from the 8th और the 11th. ये आपने देखा, ठीक है, कि आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं और 11वीं शताब्दी से काफी क्या थी? डिफरेंट थी, अलग थी. Okay, and therefore describing the entire period as one historical unit is not without its प्रॉब्लम. ओके, नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम. इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से अलग नहीं है, खाली नहीं है. अब अगर मोर एवर द मिडिएवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विथ द मॉडर्न पीरियड, और फिर मध्यकाल की तुलना में प्रायः आधुनिक काल से की जाती है. ठीक है, आपने देखा होगा हमेशा क्या करते हैं, मध्यकाल की तुलना किससे करते हैं? आधुनिक काल से करते हैं. मॉडर्निटी कैरीज विथ इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, और आधुनिकता के साथ साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ है. दिस सीम्स, तो इससे क्या लगता है? टू सजेस्ट दैट द मिडिएवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर. इससे क्या मतलब निकलता है कि मध्यकाल क्या था? काफी रूढ़िवादी था. ठीक है, मिडियल पीरियड वॉज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसएवर, वो चेंज नहीं हो रहा था, रूढ़िवादी था. और इस दौरान कोई, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वॉज नॉट द केस, और इस दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ. लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था. ड्यूरिंग these 1000 years of societies of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. During these 1000 years of the society, इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः क्या आते रहे? चेंजेस आते रहे, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी प्रॉस्पेरस हो गई
थी, इतनी कैपेबल हो गई थी, इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया। मीन्स कि वहाँ के यूरोपियन कंपनी भी बहुत अट्रैक्ट होने लग गए। एज यू रेड दिस बुक, जैसा कि आपने इस बुक में पढ़ा, लुक आउट फॉर साइन ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस एट वर्क। जैसे कि आपने इस बुक में पढ़ा कि आप परिवर्तन के चिन्हों तथा वहाँ पर जितनी भी ऐतिहासिक प्रक्रियाएं पर आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वट यू रीड इन दिस बुक, और आपने वह भी कंपेयर किया होगा, उस चीज की तुलना भी की होगी कि आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं उससे, पिछले साल की बुक से और इस साल के मैटर से, मध्य युग से प्रारंभिक युग को आपस में क्या कर रहे हैं आप, उनकी तुलना भी कर रहे हैं। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज wherever you can and look at the world around you to see what else had changed or remained the same, ठीक है। तो जहां भी संभव हो आप यह देखें कि कहां कहां पर चेंजेस हुए, कहां कहां पर परिवर्तन हुए, किस काल में, किस कालखंड में परिवर्तन हुए, प्रारंभिक काल में क्या था, मध्य काल में क्या था, मॉडर्निटी अभी आधुनिक काल में क्या हो रहा है, तो कहां पर परिवर्तन हुए और कहां पर नहीं हुए। और आज अपने आसपास की दुनिया पर अगर आप नजर डालेंगे, ठीक है, लुक एट द वर्ल्ड, अगर आप अपने आसपास की दुनिया में नजर डालते हैं तो यह भी देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या फिर सेम रहा है, वैसा ही रहा है। ओके, so chapter is finished now students. So one point here, imagine, all right, imagine means कल्पना करिए, सोचिए। okay, you are a historian, आप क्या हैं, इतिहासकार हैं। choose one of the theme mentioned in this chapter such as economic, social और political history, okay, और आप एक इतिहासकार होने के नाते इस अध्याय में मेंशन की गई किसी एक आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक इतिहास को चुनिए और समझाइए एंड डिस्कस व्हाई यू थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ दैट थीम, और यह समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना, उसकी थीम को हासिल करना, उसके इतिहास की जानकारी हासिल करना क्यों इतना इंटरेस्टिंग होता है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। टुमारो वी विल स्टार्ट राइटिंग वर्क ऑफ दिस chapter. Okay, so it's over now students. Stay safe, stay healthy, have a nice day. Bye bye.